तो जिस तरह से पुष्पा पार्ट 1 की एंडिंग एक शादी से होती है, वैसे ही पुष्पा पार्ट 2 की भी एंडिंग एक शादी से होती है। जिस तरह पुष्पा के पहले पार्ट की एंडिंग में एक नए विलन का सेटअप किया जाता है, वैसे ही पुष्पा के सेकंड पार्ट की भी एंडिंग में एक नए विलन का सेटअप किया जाता है। जिस तरह पहले पार्ट की एंडिंग यहाँ पे पहाड़ पे पत्थरों के पास में होती है, उसी तरह सेकंड पार्ट की भी एंडिंग, खैर इसके बारे में आगे बात करते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखना। जिस तरह पुष्पा के पहले पार्ट के एंड में हमें पुष्पा का एक ब्रांड का सिंबल मिलता है, जो की था एक उल्टा पंजा, वहीं पे अपने को दूसरे पार्ट के एंड में एक विलन के ब्रांड का सिंबल देखने को मिलता है, जो कि है ये स्कल वाला सिंबल। पुष्पा 2 के अंदर ये सीन, ये सीन, ये सीन और ये सीन, ये सारे सीन पुष्पा 2 में से डिलीट कर दिए गए। वहीं पे ये पूरा सीक्वेंसी जहाँ पे पुष्पा जेल से फरार होता है, ये पूरा सीक्वेंसी गायब कर दिया मूवी से। मे भी ये लोग भी मार्वल की तरह ही अपने ट्रेलर, टीजर और ग्लिम्स में दिखाना कुछ और चालू कर दिया और मूवी में होता कुछ और है। तो अब इन लोगों ने यहाँ पे ये पूरे सीक्वेंस को अलग से शूट ही क्यों किया? अब मूवी के एंड में दिखने वाला ये आदमी कौन है और आखिर इसने किसके घर को उड़ाया? ये मूवी के स्टार्टिंग में अपने को ये पूरा जापान वाला सीक्वेंस क्यों दिखाया गया, जबकि मूवी के एंड तक इसका कुछ भी मीनिंग नहीं था? तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि पुष्पा द रूल अपने को आंसर नहीं करती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले और मूवी की एंडिंग के बारे में बात करने वाले और साथ ही साथ में पुष्पा द रैम्पेज यानी कि पुष्पा के फ्यूचर के बारे में भी बात करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो फिर अगर आपने अब तक ये वाली मूवी नहीं देखी है तो फिर वीडियो को यहीं पे रोक लो, और अगर आपने ये वाली मूवी देख ली या फिर आपको देखने या फिर ना देखने से फर्क नहीं पड़ता तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जैसे पुष्पा पार्ट 1 में 3 चीजें एक साथ में चलती रहती है। पहला, पुष्पा और उसकी फैमिली के बीच की कंट्रोवर्सीज, जहाँ पे उसकी स्टेप ब्रदर्स, मेरा मतलब है कि पुष्पा के दूसरे भाई लोग जो कि पुष्पा को पसंद नहीं करते, उसकी माँ को पसंद नहीं करते हैं, ये सारी चीजें। दूसरा, सिंडिकेट के कुछ लोग और शेखावत के साथ में पुष्पा का ईगो क्लैश और लफड़ा। फिर तीसरी चीज, पुष्पा कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, 1500 कमाने वाले मजदूर से वो बन जाता है पूरे लाल चंदन की लकड़ियां ट्रांसपोर्ट करने वाली सिंडिकेट का हेड। अब वहीं पे पुष्पा 2 पुष्पा द रूल के अंदर 4 चीजें एक साथ में चलती हैं। सबसे पहले वही पुष्पा की फैमिली की कंट्रोवर्सी, वैसे जहाँ पे पहले पुष्पा के भाई की बेटी पहले पुष्पा को पूछती तक नहीं थी, वहीं पे पुष्पा के सिंडिकेट के हेड बनने के बाद में वो चाचा चाचा करने लगी। वैसे छोड़ो इसको। दूसरा भी वही मंगल श्रीनु और शेखावत का पुष्पा से रिवेंज, जहाँ पे शेखावत अपना पुष्पा से रिवेंज लेने में नाकामयाब रहता है और एट द एंड मीडिया के सामने नकली लाल चंदन की लकड़ियां पकड़ी जाने वाली चीज सामने ना आ जाए, इसीलिए वो लकड़ियों के साथ में खुद को भी जला देता है। ऑल्दो इस सीन के बाद में शेखावत के बारे में कुछ भी बात नहीं होती मूवी में, अपने को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि मंगल श्रीनु और उसकी वाइफ भी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अभी तक तो ये कंफर्म नहीं है कि शेखावत मर चुका है या वो अभी भी जिंदा है। वैसे मुझे भी लगता है कि शेखावत के कैरेक्टर के साथ में इन लोगों ने जस्टिस नहीं किया है। एक विलन का किसी भी मूवी में सुसाइड करना मुझे वेस्ट ऑफ कैरेक्टर लगता है, बस और कुछ भी नहीं। तीसरी चीज की पुष्पा इस मूवी के अंदर रूल करता है। पहले पार्ट में उसका राइज होता है और इस मूवी के अंदर वो रूल करता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे उसका गांव हो, चाहे वो मालदीव्स हो या फिर वो उसका स्टेट हो, जहाँ पे वो पूरा सीएम ही बदल देता है और वो अपना सीएम ले आता है। जहाँ पे सीएम रहता तो सितप्पा है, लेकिन रूल करता है पुष्पा। अब चौथी चीज, पुष्पा के सेकंड हाफ में एक नए विलन का सेटअप किया जाता है, जो कि है वीर प्रताप रेड्डी। तो क्योंकि पुष्पा ने सेंट्रल मिनिस्टर के भाई और भतीजे दोनों को मार दिया है, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे ने पुष्पा की भतीजी को उठा के ले आए किडनैप करके, क्योंकि जतारा फेस्टिवल के टाइम पे सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे को पुष्पा की भतीजी की वजह से वो मार खाया और उसकी वजह से वो पूरे गांव के सामने शर्मिंदा भी हुआ। तो सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे को मारने के बाद में उसका भाई भी वहीं पे आ जाता है और वो भी वही गलती करता है जो उसका बेटा करता है, वो हाथ लगा देता है पुष्पा की भतीजी को, जिसके वजह से पुष्पा उसको भी मार देता है। तो क्योंकि पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर यानी कि वीर प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजे दोनों को मार देता है, इसीलिए अब पुष्पा के दुश्मनों की लिस्ट में वीर प्रताप रेड्डी का भी नाम आ चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ पुष्पा का भाई पुष्पा की माँ को अपनी माँ समझने लगता है और पुष्पा को अपना भाई समझता है। और क्योंकि पुष्पा उसकी बेटी को अपनी जान पे खेल के बचा के लाया रहता है, इसीलिए उसको एहसास हो जाता है कि वो अब तक जो कुछ भी कर रहा था वो सब गलत था। तो एक तरफ पुष्पा और उसकी पूरी फैमिली पुष्पा की भतीजी की शादी में है और वहीं पे दूसरी तरफ वीर प्रताप रेड्डी के घर पे पुष्पा के सारे दुश्मनों की लाइन लगी हुई है, जहाँ पे मंगल श्रीनु और उसकी पत्नी के साथ में मुरुगन भी है। मुरुगन इसलिए क्योंकि पुष्पा मुरुगन को भी अपने रास्ते से हटा के अब वो सीधे इंटरनेशनली डील कर रहे हैं, जो कि पहले मुरुगन किया करता था। उसके बाद जॉली रेड्डी, जिसको पुष्पा ने पहले पार्ट में बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। वैसे जॉली रेड्डी का भी एक सीन इस मूवी के अंदर होने वाला था, लेकिन मूवी के लेंथ की वजह से ये वाला सीन और ये वाला सीन दोनों सीन काट दिया गया। रही बात इन दोनों जापान वाले सीन्स की, तो फिर शायद से मेकर्स ने इन दोनों सीन्स को पुष्पा के थर्ड पार्ट पुष्पा द रैम्पेज के लिए बचा के रखा है रिजर्व में। और रही बात इस ग्लिम्स की, तो फिर इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो मंगल श्रीनु, उसकी वाइफ मुरुगन और जॉली रेड्डी और ऑफ कोर्स वीर प्रताप रेड्डी, इन सब के अलावा वीर प्रताप रेड्डी एक और इंसान के बारे में बात करता है। वीर प्रताप रेड्डी बोलता है कि वो नहीं आया अब तक, फिर अपने को मालूम पड़ता है कि वो वहां पे नहीं आता है। वो फूलों का एक बुके उन लोगों के लिए भेजता है, जहाँ पे उसके अंदर एक स्कल का सिंबल होता है, जो कि शायद से टाइम बॉम्ब होता है। और सेम वैसा ही बुके अपने को पुष्पा की भतीजी की शादी में भी देखने को मिलता है, जो कि ब्लिंक होता है, जिसके बाद में अपने को देखने को मिलता है पुष्पा 3 का मेन विलन। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बंदे ने वीर प्रताप रेड्डी के घर पे और पुष्पा की वेडिंग मेन्यू पे
पे, ये दोनों जगह पे इसने गुलदस्ते भेजे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है। इस विलन ने वीर प्रताप रेड्डी को ये गुलदस्ता दिया जिसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ था और वीर प्रताप रेड्डी ने वो गुलदस्ता पुष्पा के वेडिंग मेन्यू पे भेजा और पुष्पा की वेडिंग वाली जगह पे रखवा दिया। और अगर आप नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पे वीर प्रताप रेड्डी के घर पे ये जो स्कल की आंखें हैं वो ग्लो नहीं हो रही है और वहीं पे पुष्पा की जगह पे ये आंखें ग्लो हो रही है और ब्लिंक हो रही है। अब यहाँ पे अपने को विलन का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अपने को उसका हाथ जला हुआ देखने को मिलता है और साथ ही में उसके सर पे बाल है। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आखिर ये वाला विलन है कौन। पहला तो ये कि शायद से ये पूरा ही नया कैरेक्टर है जिसके बारे में अपने को अब तक नहीं बताया गया है, और क्योंकि विजय देवरकोंडा ने बहुत साल पहले एक ट्वीट किया था जहाँ पे उसने बताया था पुष्पा द राइज, पुष्पा द रूल और पुष्पा द रैम्पेज के बारे में, तो ये स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि शायद से पुष्पा के थर्ड पार्ट में विजय देवरकोंडा एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी की शायद से ये शेखावत ही हो, क्योंकि इसके हाथ जले हुए हैं। हो सकता है कि शेखावत जिस तरीके से नकली लाल चंदन की लकड़ियां और असली लाल चंदन की लकड़ियां जलने के बाद में वो राख बन जाती है और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये असली लाल चंदन था या फिर नकली। उसी तरीके से शायद से शेखावत भी अपने मरने का नाटक किया हो, क्योंकि इतने बड़े ब्लास्ट में शेखावत की बॉडी का मिलना कोई चांस ही नहीं है। तो हो सकता है कि शेखावत वहां पे बच गया हो और अब वो पुष्पा से एक नए तरीके से उससे रिवेंज ले। और हाँ, जिस तरीके से वीर प्रताप रेड्डी पूछता है कि वो नहीं आया जिसको आना चाहिए था अब तक, तो हो सकता है कि शायद से वीर प्रताप रेड्डी शेखावत के बारे में ही बात कर रहा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा 36 का आंकड़ा पुष्पा से शेखावत का ही था और ये बात सबको पता है। बट बात यहीं पे आके अटकती है कि यहाँ पे शेखावत के बाल कहाँ से आ गए। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मेकर्स अभी भी श्योर नहीं है कि आखिर उन लोगों को मेन विलन किसको दिखाना है, शेखावत या फिर कोई और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो फिर शेखावत जब पुष्पा की लाल चंदन की लकड़ियां पकड़ नहीं पाता है तो फिर पुष्पा शेखावत को एक फूल भेजता है जो कि व्हाइट कलर का रहता है, जिसके बाद में शेखावत के बाजू में रखी हाथ गाड़ी में ब्लास्ट होता है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो फिर ये जो गुलदस्ता है इसके अंदर जो स्कल है इसके पूरे आसपास के एरिया में वैसा ही व्हाइट कलर का फूल है। तो मुझे शेखावत के रिटर्न करने के चांस भी लग ही रहे हैं। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो फिर जहाँ पे ये बंदा खड़ा है उसके हाथ में ये जो रिमोट है और शायद से ये जो जगह है ये पुष्पा के पार्ट 1 की एंडिंग में जो अपने को जगह दिखाया जाता है जहाँ पे पुष्पा और शेखावत मिलकर दारू पीते हैं, ये शायद से एग्जैक्ट वही जगह है। क्योंकि आप यहाँ पे इन पत्थरों को और यहाँ पे इस पेड़ को भी नोटिस कर सकते हो, जो कि ये ऑलमोस्ट वैसा ही पेड़ दिख रहा है। बस फर्क यही है कि ये दिन का सीन है और ये रात का सीन है। तो अगर ये वही जगह जो कि अपने को पुष्पा पार्ट 1 की एंडिंग में दिखाया जाता है तो फिर मे बी इस आदमी ने जिस जगह को बॉम्ब से उड़ाया शायद से वही जगह हो जहाँ पे पुष्पा था और उसके यहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से उसका कोई ना कोई अपना मारा गया उस बॉम्ब ब्लास्ट में। वैसे देखा जाए तो फिर इस बॉम्ब ब्लास्ट से तो किसी को भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि इतना पास में बॉम्ब था और इतना बड़ा ब्लास्ट था, तो वैसे तो किसी को भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं बचना चाहिए लॉजिकली। बट अपने को पता है कि पुष्पा की मूवीज लॉजिक को लेकर नहीं चलती है, बस एंटरटेनमेंट को लेकर चलती है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। पुष्पा बिना किसी ट्रॉमा के थर्ड पार्ट में अपना रैम्पेज कैसे ही दिखाएगा। अब रही बात पुष्पा के थर्ड पार्ट की, पुष्पा द रैम्पेज की, तो फिर पुष्पा अभी तक अपना माल सिर्फ मुर्गन से एक स्टेप आगे तक बेच रहा है, जहाँ पे उसका माल सीधे श्रीलंका तक पहुंचता है। बट अभी चाइना और जापान तक तो भेजना बाकी है। तो फिर अपने को थर्ड पार्ट में ये मालूम पड़ेगा कि आखिर पुष्पा अपना माल जापान तक सीधे कैसे भेजता है और आखिर वो जापान में कर क्या रहा है और उसको पैसे क्यों नहीं मिले जापानियों की तरफ से। और रही बात ये पूरे ग्लिम्स की, तो फिर ये पूरा सीन अपने को थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पुष्पा का पंगा सीधे सेंट्रल मिनिस्टर से हो चुका है, तो फिर उसके जेल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो शायद से इसीलिए पुष्पा जेल जाता है और वहां से फरार होता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि मुझे पुष्पा के सेकंड पार्ट और उसके फ्यूचर के बारे में लगती है। बाकी आप बताओ कि आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में, और अगर आपके पास थियरी तो फिर वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। इस वीडियो में मैंने रॉकी भाई और पुष्पा इन दोनों की सिमिलैरिटीज के बारे में बात की है कि कैसे इन दोनों की लाइफ काफी हद तक सिमिलर है। तो मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।